Hello student, I am Amit. In this video we are going to discuss chapter gravitation, which is your third chapter of physics. So आपने क्या देखा होगा? आपने ये देखा होगा कि जब भी आप किसी स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर से ड्रॉप करते हो तो आप देखते हो कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है उसको हम समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, किसी भी हाइट से, छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, जब भी किसी स्टोन को ड्रॉप करेंगे किसी हाइट से, इट फॉल टुवर्ड द अर्थ, ये अर्थ की तरफ जाएगी, अर्थ की तरफ जाएगी। बिकॉज, और क्यों जाएगी? बिकॉज अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ क्या करेगा, इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सर्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटी, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटी बोलेंगे यार, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया क्या कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को वॉट एवर इट बी, आपका स्टोन हो या कुछ भी हो, मैं स्टोन का केस ले रहा हूँ, तो स्टोन को अगर आप किसी हाइट से ड्रॉप करोगे तो वो अर्थ की तरफ जाएगा। और क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ इस पर एक फोर्स लगाएगी जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन स्टोन एंड पुल इट डाउन, और इस फोर्स की वजह से वो स्टोन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो केवल इवन स्टोन ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि केवल स्टोन ही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से फेंकोगे या किसी भी हाइट से ड्रॉप करोगे तो अर्थ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अर्थ अट्रैक्ट और पुल ऑल दी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और अपने सेंटर की तरफ लेती है। ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएंगे ये इसके सेंटर की तरफ जाते हैं, सेंटर की तरफ जाएंगे, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये नहीं कि यहाँ तक जाएंगे, सेंटर तक नहीं जाएंगे, ये फोर्स की डायरेक्शन है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रोल होता है यहाँ पर। तो डायरेक्शन ये बता रहा है कि डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, आएगी तो अर्थ के सरफेस पे ही। ठीक है, क्योंकि सॉलिड है उसके नीचे। तो जैसे मैंने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करोगे किसी हाइट से तो वो अर्थ की तरफ जाएगा। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, किसी भी फोर्स से। ठीक है, अलग अलग फोर्स लगता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को खींचने के पीछे, अभी हम देखेंगे आगे कि वो डिपेंड करता है मास में। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचने में जो फोर्स लगता है अर्थ को, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए किस किस चीज़ों के लिए होता है। The gravitational force of earth is responsible for holding atmosphere above the earth, for rain falling to the earth and for the flow of water in the river. It is also the gravitational force of earth which keeps us firmly on the ground. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं। ये सारे मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सब चीज़ों के पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये अर्थ है, और यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर है। अर्थ के सरफेस के ऊपर कई सारे आपको लेयर्स मिल जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर। तो ये जो लेयर है अर्थ के ऊपर, इस लेयर को होल्ड करने के लिए, इस लेयर को होल्ड करने के पीछे आपका ग्रेविटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर ग्रेविटेशनल नहीं होता, अगर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ नहीं होता तो जो रेन ड्रॉप, जो बादलों से पानी गिरता है, रेन ड्रॉप आती है, वो कभी अर्थ की सरफेस पे ना आ पाती। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से तो ये नीचे आ रही है। अगर सोचिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ना होता तो ये जो रेन ड्रॉप है ये कभी भी अर्थ की सरफेस पे ना आ पाती, ये क्लाउड से निकली और यहीं पे रुक गई। ठीक है, तो ये चीज़ें।
थर्ड हमने देखा क्या कि जो नदियों में पानी बहता है, द रिवर फ्लोन इन द वाटर इन सॉरी द वाटर फ्लोन इन द रिवर इज ऑल्सो या बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये बोल सकते हैं कि जो वाटर फ्लो करता है रिवर्स में वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड है। ठीक है, अब क्यों डिपेंड है आप ऐसे समझ सकते हो कि इनकेस मान लीजिए आपके पास नदियाँ आपको पता है पहाड़ों से आती हैं, तो अगर ऐसे ऐसे स्लोप में अगर नदियाँ आ रही हैं और वाटर को अगर स्लोप से नीचे आना है तो ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल करेगी कि नहीं करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर, तभी तो, अदरवाइज ये तो स्लोप से नीचे ही नहीं उतर पाती। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या ये नदी का जो पानी है क्या ये नीचे आ पाता? बिल्कुल ना आ पाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी जी काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ काम कर रहा है या ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आप ग्राउंड पे चलते हो, जो आप ग्राउंड पे चल लेते हो आसानी से, ठीक है, ग्राउंड के टच में रहते हो, इसमें भी आपका ग्रेविटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है, इसमें भी ग्रेविटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ पर जी की वैल्यू कम होती है या जहाँ पर जी बिल्कुल नहीं है, वहाँ उस सरफेस पे आप नहीं उतर सकते हो, उस सरफेस पे आप नहीं उतर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम मून पे देखें तो मून पे जी की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जी की वैल्यू मून पे अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है, 1/6 है। तो वहाँ पर जो जी की वैल्यू बहुत ही लेस है। तो इसी वजह से जो मून की सरफेस पे जब भी हम जाते हैं तो हम को ग्राउंड पे आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ग्राउंड पे आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और टाइम क्या लगता है, मतलब जेट के थ्रू वहाँ पे हम यूज करते हैं, उसके थ्रू हम नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से भी मतलब आपको समझ में आया कि ग्रेविटेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है या क्या क्या फैक्टर ग्रेविटेशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होल्ड है अर्थ के ऊपर वो, फिर सेकेंड थिंग रेन फॉलिंग टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, थर्ड वाटर फ्लो इन द रिवर, एंड द फोर्थ वन आपने देखा कि जो हम ग्राउंड पे चलते हैं तो वो भी बिकॉज ऑफ अर्थ की वजह से ही चलते हैं। ठीक है, केवल अर्थ ही नहीं, अब देखिए यहाँ पे मैं एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट, केवल अर्थ ही नहीं, जैसे मैंने बोला कि अर्थ ही नहीं किसी एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ जैसे ये आप मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ ही नहीं आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, इवन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए कि ग्राउंड पे दो बड़े बड़े स्टोन रखे हुए हैं, तो उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हाउएवर वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि इसके पीछे भी हम रीज़न देखेंगे, क्योंकि इसके पीछे का एक ही रीज़न है, वो है वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टू स्टोन्स के बीच में या टू बॉडीज़ के बीच में, वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ये आपको एक दूसरे की तरफ जाते हुए नहीं दिखते हैं। और अर्थ के केस में आपने देखा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो वो अर्थ की सरफेस की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और अगर आपसे पूछे क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप बोलोगे बिल्कुल इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हुए आपको नहीं दिखेंगे, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू स्टोन्स इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो। अभी हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे भी कि जो पावर इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है वो 10 की पावर -11 के टर्म में आता है, मैग्नीट्यूड -11 के टर्म में होता है। तो इस वजह से ये आपको अट्रैक्ट होते हुए नहीं दिखते हैं। और अर्थ की तरफ अगर हम कुछ भी ड्रॉप करते हैं तो अर्थ की तरफ ड्रॉप होने लगता है, क्योंकि यहाँ इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जैसे आपको पता चला कि केवल अर्थ ही नहीं दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि वो बात अलग है कि वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब क्लोज जाते हुए नहीं दिखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए वो क्लोज जाते हुए नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है,
एक्चुअली ये बात जिसने कही थी वो न्यूटन साहब ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ सर्टेन फोर्स। हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विथ सर्टेन फोर्स। ठीक है, और देखिए उसके बारे में जैसे मैंने बोला वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच टू फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको हम ग्रेविटेशनल बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे या ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, टर्म से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हुआ है। और अभी मैंने जो ऊपर डिस्कस किया था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ लगा रही थी फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है तो सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। और अगर अर्थ लगाएगी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। जैसे आपने मैग्नेट के केस में देखा होगा, मैग्नेट के केस में दो मैग्नेट को अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ रख दो तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल को एक साथ रखो तो रिपल करेगा, या साउथ पोल रखो तो रिपल करेगा। तो वहाँ पे दो काइंड ऑफ नेचर है, एक है अट्रैक्टिव, अनदर वन इज अ रिपल्सिव। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में केवल एक काइंड का नेचर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ये कभी रिपल नहीं करेगा, करेगा तो ऑलवेज अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, हालांकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, इसलिए वो आपको पास जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और इन केस ऑफ अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन अच्छा होता है। इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जाता हुआ दिखता। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जिस चीज़ को मैंने वहाँ पे पढ़ा उसी को हम देखेंगे कि कैसे डिफाइन किया गया है। तो दिस लॉ वॉज गिवन बाय न्यूटन, इस लॉ को न्यूटन ने दिया था। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने इसको दिया था, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से तो जानते ही जानते हैं, साथ में इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दो नाम है, अब एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये लॉ बोलता क्या है, जैसे कि आपको पहले बता रखा था कि अर्थ ही नहीं दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपके सामने मान लीजिए दो चेयर्स रखी हुई हैं, तो वो दो चेयर भी आपस में अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है। हालांकि वो क्लोज जाते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जरूर। तो वही इन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। हर बॉडी यूनिवर्स में हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। विद अ फोर्स, जो और किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, इसको समझिए। अभी तो मैंने स्टेटमेंट बता दी। क्या स्टेटमेंट पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन ने क्या किया, और इसीलिए इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। हर एक बॉडी यूनिवर्स में हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बॉडी, बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के। और दूसरी चीज़ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसको समझिए डिटेल में और थोड़ा समझेंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपके पास दो बॉडी रखी हुई है, मान लीजिए हमारे पास दो स्टोन रखा हुआ है या दो बॉडी है, कुछ भी है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है,
जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2। मान ली ये बॉडी है, इसकी मास m1 है और इस बॉडी का मास m2 है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 एंड m2 कि इनका मास कितना है, दोनों का मास और उनका प्रोडक्ट, दोनों के मास का प्रोडक्ट। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको भी समझेंगे क्या है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए क्या है ये, यहाँ पे मैंने दो केस ले रखा है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ भी बोलो, बॉडी ए है और बॉडी बी है। बॉडी ए का मास मैंने यहाँ पे m1 शो कर रखा है और बॉडी बी का मास मैंने m2 शो कर रखा है। और ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है, मतलब जो डिस्टेंस है इनके सेंटर से, वो r है, वो मैंने r कंसीडर की है। दो बॉडी है और इनके सेंटर से दो बॉडी है, मैंने दो बॉडी ले रखी है और इनके सेंटर्स, ये तो उनका मास m1 m2 है और इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, वो मैंने r कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बॉडी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2, इक्वेशन 1 में कंसीडर किया है मैंने। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर किया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कंसीडर के लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपाइल करते हैं तो वी गेट, आप कंपाइल करोगे तो क्या मिलेगा, आप देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही तो मिलेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी और वो कांस्टेंट यहाँ पर होगा आपका g, क्या होगा g। ठीक है, देखो आप ये, ठीक है, आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का मैंने साइन हटा दिया है, यहाँ इक्वल टू आ गया और यहाँ पे मेरे पास g आ गया। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटते ही कोई कांस्टेंट आएगा और यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको हम बोलेंगे g, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस कैपिटल G को हम बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब जैसे इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, नाम ही इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डजंट डिपेंड ऑन मीडियम सेपरेटिंग टू बॉडीज, मास ऑफ बॉडीज एंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। मतलब ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो दो बॉडीज़ किधर रखी हुई, स्पेस में है, वाटर में है, कहीं पे है, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। हाँ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कांस्टेंट बोलोगे तो फॉर टू काइंड ऑफ बॉडीज़, अगर दो सेम काइंड की बॉडीज़ हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो अगर हम उसको ले जाके स्पेस में रख दें तब भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अगर हम उसको ले जाके वाटर के अंदर रख दें, सेम बॉडीज़ को सेम डिस्टेंस पे, तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट है और मास को तो मैंने पहले ही कांस्टेंट मान रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी मैंने कांस्टेंट कर रखी है, किसी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करने वाला। अब यूनिट ऑफ जी की बात करेंगे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ जी। तो आप यहाँ से देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी की यूनिट की बात करें तो हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे कि जी की वैल्यू क्या आई। तो मैंने जी को क्या किया है, यहाँ पे रोका है और आर स्क्वायर को एफ के बगल शिफ्ट किया और m1 m2 को एफ के नीचे ले आया हूँ मैं। अब यहाँ पे देखोगे जी की वैल्यू क्या आएगी, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। तो यूनिट ऑफ जी क्या होगा, सो यूनिट ऑफ जी आप यहाँ से देखोगे तो एफ की यूनिट न्यूटन, आर रेडियस है तो रेडियस की यूनिट मीटर और रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई m1 m2, m1 का मास kg में, m2 का मास kg में। तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg
स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, वैल्यू ऑफ जी, देखिए वैल्यू ऑफ जी को जो प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया है उसकी जो वैल्यू है आप उसको लर्न करना पड़ेगा आपको, और इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है। मैंने पहले बोला ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये वैल्यू कभी आपकी चेंज होने वाली नहीं है। सो जो वैल्यू ऑफ जी है वो किस पे डिपेंड, उसकी वैल्यू जो होगी वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो आज की वीडियोज़ में हम यहीं तक ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss about forces between various kind of bodies, like one first of all we have a one small body in sense of mass, and another we have a very big body. Yeah, in second case we have a two kind of bodies of mass about 10 kg to 20 kg, and both bodies have a same mass. तो इस काइंड के मतलब जो हमारे पास फोर्सेस होंगे, इस मतलब इस टाइप में हमारे पास किस तरीके के फोर्सेस हमारे पास आएंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।